ये पिछले 36 घंटों में जो आपने देखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाई टेंशन सिचुएशन है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत के ऊपर जासूसी करे। ड्रोन्स भारत के अंदर भेजे गए थे। क्या बताया है आर्मी ने अपनी ब्रीफिंग में, सरकार ने अपनी ब्रीफिंग में, एक बार सुनते हैं। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं। ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो ये बड़ी बात भारत सरकार ने बताई है। 500 ड्रोन पाकिस्तान ने अंदर भेजे थे, सबको ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान की पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पिछली रात को किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल से पाकिस्तान ने हमला बोलने की कोशिश की, ना सिर्फ भारत के अंदर लेकिन बॉर्डर पर भी, और पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात,
पंजाब में सैन्य ठिकानों पर अटैक की कोशिश की गई। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी तरीके से इन सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरीके से इन हमलों को नाकाम किया है उसमें स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब भारत की खुफिया एजेंसियों ने आकलन किया है कि पाकिस्तान ने 8 मई को रात 8 से 11:30 बजे के बीच 24 शहरों को निशाना बनाने का प्लान किया था। छोटे बड़े ड्रोन लॉन्च किए थे। सेना ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने एक साथ नियंत्रण रेखा पर कई बार सीज फायर तोड़ा और घुसपैठ की कोशिश भी की, लेकिन पूरी तरीके से उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही लगी है। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद उनकी सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि भारत जब ड्रोन अपनी तरफ हमारी तरफ टारगेट करता है तो वो अपने निशाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन आसमान से गिर जाते हैं। अगले दिन खेतों में उनके परखच्चे मिलते हैं। और शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, देखिए हमने ड्रोन, जो भारत के ड्रोन है उनको इसलिए नहीं गिराया क्योंकि हम अपनी लोकेशन नहीं रिवील करना चाहते थे। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि खुद वहां के सांसद वहां के प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ यहां मौजूद है। बहुत धन्यवाद सर आपका। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर भी यहां पे मौजूद है। साथ ही साथ गुरिंदर सिंह ढिल्लों, फॉर्मर एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो पंजाब के, और मेजर सुरेंद्र पूनिया, डिफेंस एक्सपर्ट स्पेशल फोर्सेज में ये खुद रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सुमित, ये बताइए 500 ड्रोन भेजे और वो तस्वीरें में आपको थोड़ी सी देर में दिखाएंगे। 500 ड्रोन, कोशिश क्या थी भाई? जासूसी करेंगे, थोड़ा सा रिकॉनेसेंस करके आएंगे, हाथ में लगा कुछ भी नहीं। अगले दिन क्या होता है, हर बार वो ड्रोन भेजते हैं, अगली सुबह खेतों में झाड़ू मार करके लोग उन्हें उठा रहे होते हैं। देखिए बिल्कुल पद्मजा, अगर आप देखें कि अक्सर मैं क्योंकि लगातार आपको बताऊं ये स्ट्रैटेजीज हमास की स्ट्रैटेजीज है, जब आप बल्क के अंदर अपने ड्रोन्स को भेजते हैं और आप लगातार उनके डिफेंस सिस्टम्स को इंगेज करते हैं, उनके रेडार्स को इंगेज करते हैं, उनका रिस्पांस टाइम देखते हैं, आप ये देखते हैं कौन कौन सी लोकेशन से कहां से फायर आ रहा है, कैसी इंगेजमेंट है, कैसे आप इंगेज कर सकते हैं, और उसके बाद जब इंगेजमेंट होती है तब आप दोबारा से अटैक करते हैं, तब आप मिसाइल से अटैक करते हैं, और ये मल्टीपल चलता रहता है ताकि कम से कम रेडार्स कंफ्यूज हो जाए, एयर डिफेंस सिस्टम्स मल्टीपल टारगेट्स के अंदर इंगेज हो जाए, क्योंकि उनकी भी एक कैपेसिटी होती है इंगेजमेंट को लेकर। शायद पाकिस्तान उसी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि भारत ने मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम इस समय तैनात कर रखे हैं। S-400 से लेकर हमारे एडी गन्स तक हमने मल्टीपल लेवल्स के अंदर ये तैनाती कर रखी है। अब इंपॉर्टेंट क्या था, भले ही पाकिस्तान ने ये चीजें कर ली हो, पाकिस्तान को लग रहा हो कि शायद उसको ये कई चीजों के बारे में पता चले, लेकिन हमेशा स्ट्रैटेजीज का काउंटर स्ट्रैटेजीज भी होती है जो हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर भारतीय सेनाएं लगातार काम भी कर रही है। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है पद्मजा, की पाकिस्तान ये समझ गया है कि उसने तो ये कर लिया, लेकिन जो भारत ने रिस्पॉन्स किया 4 लोकेशंस में से एक लोकेशंस पे दोबारा से पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम थे उनको टारगेट किया गया। पद्मजा, एयर वाइस मार्शल भटनागर, आप क्या कहेंगे, जो सारा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने कारगर साबित हुए? और ज्यादा जरूरी बात यह कि पाकिस्तान के, और बहुत जरूरी बात यह भी है कि यहां पर आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें बताया गया है कि आधा उनका सामान आ रहा है चाइना से, बाकी आ रहा है तुर्की से, और दोनों ही वहां पर कूड़े में मिलते हैं अगले दिन। क्या कहेंगे, इनके जो पूरा स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने कल कोशिश की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पद्मा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो 100% कामयाब रहा है। जो इतनी सैचुरेशन स्ट्राइक उन्होंने भेजी, इतने भारी मात्रा में उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजी, उन सबको हमने अटैक को सबको फेल कर दिया और वो सब ज़मीन में जाके गिरे पाए गए। ये सब इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स हैं। मल्टी लेयर्ड सिस्टम के अलावा हमने उन सबको इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट सिर्फ एयरफोर्स के नहीं, इंटीग्रेट किया है आर्मी के साथ, आर्मी के डिफरेंट रेंज वाले जो रेडार्स हैं उनके साथ, उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और जो गन्स हैं उनको साथ इंटीग्रेट किया है। और ये सारा हुआ है ऑटोमेटिक सिस्टम जो हम कहते हैं IACCS या आकाश तीर। इन दोनों को मिला के जो हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ जो तालमेल करके जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्भर हैं चाइना और तुर्की के ऊपर। और हम जो बहुत लोग हंसते भी थे, कहते थे अरे क्या आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये शेर जो है एक ही जगह पे थमा हुआ है। अभी जो आप अपने देश के अंदर डेवलप कर रहे हैं सुमित, और आपने भी बहुत उसको कवर किया है, एयर वाइस मार्शल साहब आप भी मानेंगे कि अब उसकी असलियत पता चल रही है? बिल्कुल। ये
हमने दो तरीके काम करे इसमें। अटैक में हमने काइनेटिक अटैक भी करे, दैट मीन्स मिसाइल फायर करी गई या गन्स फायर करी गई, और दूसरा नॉन काइनेटिक मीन्स भी यूज़ कराएं। नॉन काइनेटिक मीन्स मतलब हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जामिंग करी उसकी। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकती, उसके लिए हमको सिस्टम को समझना चाहिए, जो आर्मी और एयरफोर्स ने इन इस केस मिलकर समझा और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको फॉलो किया, उनको अपना डाटाबेस बनाया, जिससे कि हमको पता चले कि उसको कैसे टैकल करना है, किस फ्रीक्वेंसी में टैकल करना है और किस टाइम पे किस फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी, जिससे कि वो इनकम्प्लीट हो जाए और वहीं पे धराशायी हो जाए। जैसे आप देखेंगे कई सारी इमेजेस जो आ रही हैं, वीडियोस जो आ रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीच बीच में बिल्कुल वो तस्वीरें दिखा देते हैं, वो तस्वीरें दिखा देते हैं। हमारे पास वो तस्वीरें भी जो हैं, जो ड्रोन पार्ट्स खेतों में मिले हैं, जो ड्रोन की डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हैं, वो एक बार दिखा दीजिए। जनरल सिबाज, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, मैं ये कहूँगा पद्मजा कि अगर आप देखें कि इजराइल वर्सेस हमास हुआ था, जब हमास ने 100 से ज़्यादा एक प्रकार ड्रोन्स और उसके बाद मिसाइल वगैरह दाग दी थी जो इजराइल की तरफ, तो ईरान जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट है, मगर उसको सैचुरेट कर दिया क्योंकि इतने ज़्यादा इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया कि और 80 to 90% वो उनको बर्बाद कर पाए, मगर 10% करीब उनसे निकल गए और वो जाके इजराइल में टारगेट को हिट किए। इससे हमने एक लेसन सीखा कि हमको चाहिए मल्टी लेयर्ड, हमें एक सिस्टम से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो ट्रिम्फ हमने रूस से खरीदा, उसके बाद आकाश, उसके बाद Ju-23M ट्विन बैरल और उसके बाद L-70 जो गन्स हैं, ये दो जो हैं आरटी जो हैं वो आर्मी के पास हैं, आकाश और S-400, इनको मिलाप किया। इसका मतलब 600 किलोमीटर पे आपका जो S-400 है वो आइडेंटिफाई कर लेता टारगेट को, 400 किलोमीटर बाद बर्बाद कर देता है। फिर आकाश आपको लेता है 120 किलोमीटर के बाद, फिर आपके पास Ju-23M ट्विन बैरल है, फिर L-70। इसका मतलब आप कितने भी चाहे रॉकेट फायर करो, मिसाइल करो या ड्रोन करो, वो कहीं ना कहीं लपेटे में आएंगे क्योंकि मल्टी लेयर्ड कर दिया। और यही नहीं, हमने जो बता रहे थे एवीएम साहब कि एक हमने जो ड्रोन को लेते हुए काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, हमारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमने टेस्ट कर लिया है, जिसको हम लेजर से उसको एक प्रकार जो ड्रोन्स हैं उनको हम नलीफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमने सबक सीखा था वो अपनाया। अगर आप इसकी तुलना पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान ने HQ-9 जो लिया था एक प्रकार एयर डिफेंस सिस्टम, वो लिया था उन्होंने चाइना से, वो एन वक्त पे काम नहीं किया क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे होता, आपको पता है। तो क्या हुआ कि जब हमने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर इन पे पलटवार किया तो हमने जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये आप देखें फर्क दोनों देशों के बीच में कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर था, कामयाब था और मल्टी टारगेट को हिट करने के लिए काबिल था, मगर जबकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो नॉन फंक्शनल था राइट टाइम पे। और ख्वाजा आसिफ से जब और यही क्वेश्चन पूछने में ये बता रहा हूं पद्मजा, जो पार्लियामेंट में वहां पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आज की तारीख में पाकिस्तान से पूछा जा रहा है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट से पूछा जाता है और आसिम मुनीर से पूछा जा रहा है कि आप कैसे है कि भारत के जब ड्रोन आते हैं वो इफेक्टिव हैं और जबकि हमारे ड्रोन गए, मिसाइल गई, रॉकेट गई, कोई भी एक टारगेट पे नहीं पहुंचा। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है और यही मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी भारत की काफी जीता। दूसरा आप देखें 4-5 चीजें और की पाकिस्तान ने कल आतंकवादी भेजने की कोशिश की सांबा के अंदर, जो 7 आतंकवादी ट्राई कर रहे थे सांबा में इन्फिल्ट्रेट करने के, उनको भी मार गिराया जो हमारी BSF जो की एक प्रकार से पोस्ट थी, उन्होंने ये कर दिया। इसके साथ उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर और साउथ और पीर पंजाब काफ़ी हद तक इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने जो है आरटी गन्स का भी इस्तेमाल किया, कुछ रॉकेट भी किए, मगर भारत ने बहुत जोरों से इनका जवाब दिया। यही नहीं कहते हैं कि 3 से 4 पोस्ट पाकिस्तान की बर्बाद कर दी और ATGM का इस्तेमाल किया। मुझे अपना याद आगा जब मैं वहाँ ब्रिगेड कमांड कर रहा था मत्सल सेक्टर में कुपवाड़ा, कहीं हम वैसा ही करते थे। अब जो है उसका स्केल बहुत हाई है। आज पाकिस्तान की फौज का मोराल बहुत डाउन है। आज 400 से ज़्यादा आर्मी ऑफिसर वो कहते हैं कि रेजिग्नेशन दे चुके हैं। 15 से 20 हज़ार जो जवान हैं वो ओवरस्टे और लीव, एब्सेंट लीव हैं। मोराल इतना डाउन है, कोई लड़ना नहीं चाहता। और 7 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस की थी कोर कमांडर की, तो सभी कोर कमांडर ने उनको घेरा कि आपने अपने देश को बर्बाद कर दिया, आपने अभी धकेल दिया है युद्ध की तरफ,
तरफ, क्योंकि पहलगांव का जो आतंकवादी हमला किया तो दूसरे कोर कमांडर को उन्होंने कोई पिक्चर नहीं डाली। सच्चाई बहुत मोरल डाउन। बिल्कुल ढिल्लो साहब, आपको मैं सुनाना चाहती हूँ, जब अब शहबाज शरीफ इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब वो अपनी संसद के अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं कि अगर हमें लोगों की कमी मिल जाए, क्योंकि मोरल इतना डाउन है, वो कह रहे हैं कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनको एज अ लाइन ऑफ डिफेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी उन्हें युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो उनको मुजाहिद बनाते थे, ये तो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब युद्ध में उनको एक लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की तैयारी, और खुला इसको वो मान भी रहे हैं। बताइए ढिल्लो साहब, ये खड़े होकर के उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें सुन के ये लग रहा है कि उनको उनकी फोर्सेस में, उनके पार्लियामेंटेरियंस में, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में और जनरल पब्लिक में बहुत सारी डिसेंशंस हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी साइड, हमारा पूरा मशीन, पूरा सेटअप फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप टू आर्म्ड फोर्सेस to the ground level community public, we are in one together कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं और इनके साथ लड़ेंगे। और ये एक पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं 1971 में, मैं तो आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, आई कम फ्रॉम अ बॉर्डर एरिया ऑफ पंजाब, आई हैड ऑब्जर्व दैट ऑल्सो, बट नाउ अभी सारे जाने जो सीनियर ऑफिसर्स जनरल्स बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो डिफरेंस देखा है 71 और इसमें, वो है जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द एरियल अटैक्स। कैन यू इमेजिन कि अगर 500 ड्रोन्स यूज किए हैं उन्होंने, मिसाइल्स यूज किए हैं उन्होंने, एयर टू सरफेस मिसाइल्स यूज किए हैं, लेकिन हमारा उससे नुकसान नहीं कर सके, क्योंकि चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम है, जहां S-400 है, जहां हमारा नॉन काइनेटिक सेटअप है, जिसमें हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, इट मींस हमारी सारा कुछ एक इंटीग्रेटेड मशीनरी के तौर पर काम कर रहा है। और मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब की फीडबैक देना चाहता हूं कि जितने लोगों से मैंने रेगुलरली बात की है, दे आर सो प्राउड ऑफ ऑल दिस कि जो हमें कमी पेशियां पहले महसूस होती थी कि पता नहीं हम इनको डिफेंड करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है, पंजाब की टोटल पॉपुलेशन इस बात के लिए एकजुट है कि पाकिस्तान को इस बार जो हमारे से कमी 1947 अक्टूबर में रह गई, 48 में रह गई, 71 में रह गई, 79 में रह गई, अब ये खत्म होनी चाहिए जी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी है पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए, आई विल कॉल इट अ CBM, के अभी तक हमारे पब्लिक को सिविलियन एरिया से उन्होंने अटैक किया है, लेकिन एक बात और देखने को मिल रही है कि मॉडर्न वारफेयर में सिविलियन टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट्स में वो ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। फिर भी आप देखोगे कि एक्सेप्ट फॉर द क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो J&K के एरिया में LOC और बॉर्डर पे हुई है, बाकी कहीं भी उन्होंने जो एरियल अटैक्स किए हैं, हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि more than 80%, 90% of the aerial attacks were neutralized. This is really an important lesson, and this is very important for the normal public who feels very good about Sir, it. 80% of their attacks were neutralized, but almost 100% of ours actually found their target. और जब पूछा गया ख्वाजा आसिफ से कि ऐसा कैसे हो रहा है कि उनके ड्रोन को आप इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आकर के हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करके चले जा रहे हैं, लाहौर में खत्म कर दिया। लाहौर, ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ पे कोई बॉर्डर में POK में कहीं पे डिस्ट्रॉय किया, लाहौर आके डिस्ट्रॉय करके चले गए। अगर कोई एक सबसे अच्छा ड्रोन, सबसे अच्छा बॉम्ब पाकिस्तान के पास है, तो शायद वो खुद ख्वाजा आसिफ ही हैं। वो जा करके पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने मेजर पुनिया खोलते हैं। वो एक ड्रोन अटैक कर देते हैं खुद पाकिस्तान के ऊपर। या पदमजा, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल माय सीनियर्स। पदमजा, मैंने कल भी बोला था एक जगह, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार बोल रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई जंग होती है तो जंग लड़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है जज्बात, दूसरी होती है आपकी टर्निंग, आपके पास एम्युनिशन और आपके पास कौन से हथियार हैं, और तीसरी चीज होती है पैसा, और चौथी चीज होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की विल पावर। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है
1947 के बाद से कि पाकिस्तान की जो फौज है न उसमें जज्बा बचा है न लड़ने का जज्बात है, क्योंकि 1971 के बाद से ये लोग कभी लड़े नहीं हैं। ये मुजाहिद, ये आतंकवादी भेजते रहे हैं और सारी की सारी पाकिस्तान की फौज है वो बनिया फौज बन चुकी है। कभी आपने सुना है पदमजा कि चप्पल, बिस्किट, आटा, चाय बेचने वाले लोग कभी जाके सड़क पे सीमा पे जाके हथियार चलाएं? कभी नहीं चला सकते। ये पाकिस्तान की जो फौज है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को लूट लिया। ये छोटे छोटे बड़े बड़े प्लॉट लेते हैं शहरों में, पूरे इकोनॉमी पे कब्जा कर रखा है, बच्चों को, फैमिली को अमेरिका, लंदन, दुबई में बैठा रखा है और दूसरे को बच्चों को कह रहे हैं हम लाइन ऑफ डिफेंस में रखेंगे, मदरसों से और लेकर। आम पाकिस्तानी नागरिक के बच्चों को, जैसा आपने बताया, कह रहे हैं कि उनको मुजाहिद, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे भेजेंगे। तो इनके जो जज्बात हैं लड़ने की वो इनकी खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज, इनके पास सिर्फ 4 दिन का एम्यूनिशन है। अगर ये ऑल आउट वॉर में जाएं तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का एम्यूनिशन इनके पास। और जैसा आपने बताया और मेरे सीनियर्स ने बताया कि किस तरह से जो इनके पास हथियार हैं, कि कल लाहौर का जो इनका मैन जो डिफेंस का जो एयर जो सिस्टम है वो उसको हिंदुस्तान ने तोड़ दिया। और कल रात को, आज जो हमारी अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ही संयम से कुछ वर्ड्स का यूज किया, लेकिन पूरी बात उन्होंने नहीं बताई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को कराची, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, इनके जितने भी डिफेंस सिस्टम है सबको खत्म कर दिया गया है। इंडिया जस्ट वेट कर रहा था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से थोड़ी सी गलती करे, और उन्होंने की। और हमने पूरी रात में इनके सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आज के दिन पाकिस्तान का पूरा खत्म हो चुका है। तीसरी चीज है इकोनॉमी जी। आज पाकिस्तान में आटे का भाव 800 रुपए किलो है। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, कल परसों आपने देखा था जब हमने इनके टेरर जो टर्निंग ग्राउंड थे उन पे हमने अटैक किया था, तो एक दिन में 7000 पॉइंट इनका स्टॉक मार्केट गिरा। पता है क्यों? हमारा भी है। पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है उसका 58% पाकिस्तान की जो सेना की कंपनियां हैं वो चला रही हैं, फौजी फाउंडेशन चला रहा है। तो इस देश के पास पैसा नहीं है। तीसरी चीज, पॉलिटिकल विल पावर और पॉलिटिकल लीडरशिप। आज हिंदुस्तान के पास एक ऐसा लीडर है जो दिल खोल के राष्ट्र के लिए समर्पित है, और उसने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को 1971 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को खुली छूट दे दी है। और पॉलिटिकल लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, आज एक एमपी ने उनकी संसद में खड़े होकर के क्या कहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद अपनी लीडरशिप से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ, आप पहले मोदी का नाम अपने मुंह से ले लीजिए, आगे की बात तो फिर बाद में करेंगे। क्या कहा है उन्होंने? 2 चीजें कही हैं। एक तो कहा है कि जब जंग सच में छिड़ेगी हमारे आधे लोग तो भाग करके लंदन चले जाएंगे, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी के सामने खड़े होने में कितने सक्षम है। जनरल सिवाज, हालात तो अब थोड़े परेशान करने वाले हैं। कोई रो रहा है, कोई कह रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री गीदड़ है। देखो, सच्चाई है, वो सच्चाई प्रकट कर रहे हैं और वाकई हालात बहुत खराब है। देखो, पाकिस्तान क्या आज मोराल एक तरीके से मायूसी दिखा रही है ना, कि भाई खुद आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि आप क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हो हमारे सोल्जर्स को, जब आप खुद तो लंदन भागने की तैयारी में बैठे हो। बिल्कुल, और भाग चुके हैं। देखो, कई फैमिलीज तो इन्होंने, इवन जनरल्स ने अपनी जो फैमिली है उनको लंदन में भेज दिया। देखो, सच्चाई क्या है पाकिस्तान की आज हालात देखें आप। पाकिस्तान की फौज कन्वेंशन लड़ाई भारत के साथ नहीं लड़ सकती। उसका जो असला है 4-5 दिन से ज्यादा नहीं है। उसके पास इतना डीजल नहीं है कि उसके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा चल पाए। सच्चाई यह है कि इनके पास कोई इनके साथ खड़ा नहीं। इनके साथ कुछ चीन, टर्की और किसी हिसाब से अजरबैजान है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अपनी बेइज्जती क्यों कराते हैं? आप कहते हैं कि भाई हम खून का बदला ले लेंगे। देखो, वो एक ये नहीं, एक वो भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल अभी वो 3 दिन से नहीं कर रहे। पहले वो एक प्रकार कहते थे ये पाव के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, हमने एक वार ट्रॉफी नहीं रखे, अगर हमारे को जरूरत हुई तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये समझ लो, न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डिटरेंस। वो बच्चों का खिलौना नहीं है कि आप इस्तेमाल कर देंगे। भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड है। भारत न्यूक्लियर वेपन जो है वो आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी और समुद्र के नीचे से भी। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक
कैपेबिलिटी बहुत क्रेडिबल है। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे अगले 24 तो वो घंटे। गिदड़ बत्ती की मुझे लगता सच्चाई, है ये है, समझ आई है। मगर एक चीज आप देखो, आज जो इनके लोग पूछना स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को फेज सेवी नहीं मिल रहा। उनको ये नहीं लग रहा कि अब वो तो हर तरफ फेल हो गए और भारत हर जगह सक्सेसफुल है। अपने अवाम को कहां दिखाएं कि हमने कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त की है। मुझे लगता है इसी के कारण वो और बुखरा गए, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे लगता है ये टूटने के कगार पे। सुमित, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो जनरल साहब कह रहे थे, ये बहुत चर्चा इसकी हो रही है कि अब बहुत स्टिकी विकेट पर आ गए हैं जनरल मुनीर, खास तौर पर क्या उनका तख्ता पलट किया जा सकता है? ये बहुत हॉट चर्चा हो रही थी कि सारा दोष जो है या तो शहबाज शरीफ के ऊपर चिपका दिया जाएगा या फिर जनरल मुनीर को ही हटा दिया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रही हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि आसिफ मुनीर सबसे अनपॉपुलर इस समय के आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के अंदर। जो बलूचिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रहा था, उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे थे, उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि सेना कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो यही बात है कि आसिफ मुनीर को लगा कि सबसे बेहतरीन चीज है कि पुराना फॉर्मूला अपनाया जाए, भारत में अटैक कराया जाए, उसको लगातार डिवाइड किया जाए और उसके बाद अपने देश के अंदर अपने जो खिलाफ आवाजें उठ रही है उनको उसी बेसिस पे कंसोलिडेट कर दिया जाए। बैकफायर हो रहा है ना? बिल्कुल। और अब बैकफायर कैसे हो रहा है? लगातार आप देखें, बैकफायर ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान को इतनी उम्मीद नहीं थी कि पूरे देश के ऊपर अटैक हो जाएंगे। अब तक क्या होता था कि भारत जो रिस्पॉन्स करता था वो एलओसी के आसपास के इलाकों में करता, लॉन्च पैड पे कर लिया, बालाकोट के अंदर कैंप पे। अब अटैक कहां पर हो रहे हैं? पाकिस्तान के डीप इनसाइड एरियाज में हो रहे हैं। लाहौर में अटैक हो रहा है, भावलपुर में अटैक हो रहा है। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तो आपके आर्मी एरियाज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मोरल लगातार डाउन है। आर्मी को यह भी पता है कि आज के सिनेरियो में उनके पास ना तो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ना उनके पास इतने आर्म्स एंड एम्युनिशन है कि वो लॉन्ग वॉरफेयर के अंदर जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जनता का सपोर्ट नहीं है। इमरान खान आज बाहर आ जाए जेल से, आसिफ मुनीर या तो देश छोड़कर भाग जाएंगे या जेल में चले जाएंगे। वहां पर इमरान खान के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को वापस लाओ, नहीं तो अब हम कुछ एक्शन लेने को तैयार हैं। इंडिया में सब लोग एक साथ खड़े हो गए। देखो पद्मजा, मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये दो जिनकी आपने दो जनों की इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनाई है, उनके डेमिनर से, बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि जब वो अपने लोगों में जाते हैं, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोटर्स के लोकल लोगों के पास जाना होता है, उनको लग रहा है कि हमारे लोग हमारे साथ नहीं हैं और वो हमें बुरा भला कह रहे हैं। सिमिलरली जो उनकी फौज है, जो जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, वो इनको कभी पूछते ही नहीं। वो तो उनके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक थर्ड रेट सिटीजन मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम सब कुछ हैं। लेकिन इसके कारण हो ये रहा है कि 360 डिग्री आप व्यू लेंगे, चाहे वो पब्लिक है, चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और जो डिसेंशंस अभी मैं बलूचिस्तान के BLA की एक्टिविटीज देख रहा था, जो उधर हो रहा है, मेरे को लगता है कि अगर ये इन्होंने डी-एस्केलेट पाकिस्तान ने नहीं किया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम जो बॉर्डर हमारा अभी 24 असेंबलीज POK में पड़ी हैं, वो भी हम वापस लें, और इंक्लूडिंग जो बलूचिस्तान है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ धक्का किया था, उसके लिए हम मौका है कि हम हिंदुस्तान अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी फौज हैज फुल माइट, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए समा जो हम 71 में नहीं और वो एक फ्रंट पे भी अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, मल्टीपल फ्रंट से तो वो डील नहीं कर सकते हैं। मेजर पुनिया, हमें पदमजा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और जो कंफर्म रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है, उसके 2 दिन बाद से मौलाना मुनीर, जो इनके जनरल साहब हैं, वो बंकर में है, न्यूक्लियर बंकर में। और एक चीज और बता रहा हूं आपको कि मौलाना मुनीर की जो सिक्योरिटी है, वो उन्होंने अजरबैजान की एक प्राइवेट कंपनी को दे दी है। जिस आर्मी का चीफ अपनी सेना के ऊपर भरोसा नहीं है जिसको कि वो उसकी सिक्योरिटी उसको सुरक्षित रख सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल हो रहा है। दूसरा बात, पूरे देश में कुछ लोग ये बोल रहे हैं नो टू वॉर। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर क्या आपकी माँ, बहन, बेटी या आपकी पत्नी या आपके पिता या आपके बेटे की हत्या आतंकवादी कर देते, तब भी क्या आप यही बोलते कि नो टू वॉर? दिस इज द टाइम
इंडिया शुड स्ट्राइक पाकिस्तान मोर हार्डर एंड मोर हार्डर। पूरा एस्केलेट कर देना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है जब पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, जनता का मोरल खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। इनका आर्मी चीफ बंकर के अंदर बैठा है, अपनी सिक्योरिटी एक प्राइवेट कंपनी को देके। इससे बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और आज इंडिया के पास वो ताकत है, हथियार हैं, पैसे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और देश की 99.99% जनता चाहती है कि हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाए और पाकिस्तान का सीजेरियन सेक्शन करके जो इसके पेट में 4 बच्चे हैं उनको अलग अलग हिस्से में बांट दिया जाए, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म। और जब खास तौर पर आपके पास टैक्टिकल एडवांटेज है तो कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए शायद ज्यादा आसान है कहना कि डी एस्केलेट ये फैसला सरकार या सेना ले सकती है, कोई कीबोर्ड वॉरियर नहीं ले सकता है। लेकिन जब मोराल की बात की गई है तो इस वक्त जो रिजर्व्स है वो भी कितने डाउन है ये जानना भी बहुत जरूरी है। वाइस मार्शल साहब, 500 ड्रोन्स हमने उनका जिक्र कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर कल हवाई हमला किया है, ये भी आज हमें बताया गया है, और एडी रेडार ध्वस्त की गई है, ये अभी प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। इसका क्या मायने है एडी रेडार ध्वस्त होने का? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। उनका एडी रेडार ध्वस्त किया है वो HQ-9 है। HQ-9 चाइना से लिया गया है, लेटेस्ट ऑफ दी। सर एडी क्या होता है? HQ-9 की तो कल तस्वीरें भी हमें लाहौर से आई थी। ये एडी क्या होता है? एयर डिफेंस रेडार। एयर डिफेंस रेडार, करेक्ट, एयर डिफेंस रेडार। तो उन्होंने जो लिया है उसकी 125 किलोमीटर रेंज है, और जो उसका नया वर्जन है उसका 250 किलोमीटर रेंज है। तो ये जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी एयर डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। तो यानी कि हम ये माने कि कल जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि लाहौर की एयर डिफेंस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। क्या अब और शहरों में भी एयर डिफेंस को खत्म किया गया है? इसका क्या हम ये माने? बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि HQ-9 को न्यूट्रलाइज करके एक तरह से गैप बनाया, एक एयर डिफेंस गैप बनाया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में। वहाँ से अब और हम आगे बढ़ के जो भावलपुर है, जो सरगोदा है, वहाँ तक हमने स्ट्राइक करा। उसके बाद वहाँ के रेडार को न्यूट्रलाइज किया है। अब एक बहुत बड़ा हमको एक पाथवे मिल गया है जिसमें हमारे एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स या जो भी हम मिसाइल्स भेजेंगे वो पिकअप नहीं हो रही हैं। इसलिए हमको अगर चाहें तो हम इस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं और उसको और आगे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेप्थ में जाके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या और नंबर से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये हमारे को एक बहुत अच्छा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। और देखिए खुद के एयर डिफेंस, सुमित, आप पाकिस्तान उनको नहीं सर्वाइव करने दे रहा है, वो नहीं हो पा रहे हैं उनके सर्वाइव, लगातार उनको ध्वस्त कर रहा है भारत। कल जिस तरीके से ड्रोन्स भेजे गए थे और ये बहुत जरूरी डिटेल दी गई है आज कि उनको एक तरीके से घुसपैठ करके वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के एयर डिफेंस कितने स्ट्रांग है, कितना उनको निष्क्रिय किया जा सकता है। आपके सोर्सेस आपको क्या बता रहे हैं कि इसका पूरा ये मिशन का एम क्या था? देखिए, मिशन का एम तो बिल्कुल क्लियर था। वो भारत में आपको जैसा बता रहा हूं कि वो भारत के आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार उनकी लोकेशंस को देखना, वो उनको इंगेज कैसे कर सकते हैं, कहां से कितना रिस्पांस आ सकता है। और ये तब किया जाता है, क्योंकि एयर मार्शल हमारे साथ सर बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये तब किया जाता है जब आपको बड़े अटैक्स, यानी आपको जो फाइटर एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलाके में भेजने हो, तब आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार रिस्पॉन्स टाइम कितना है, किस लोकेशन से किया जा रहा है और उनकी मूवमेंट टाइम कितने। और वो अगर एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने, अगर आपकी आज की स्टेटमेंट देखे तो हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल का जिक्र किया। सॉफ्ट किल यानी हमने पहले उनको डिटेक्ट किया, हमने उनको सॉफ्ट किल जैम किया, और उसके बाद जैमिंग के बाद हमने उनको हार्ड किल यानी हमने उनको अटैक किया। ये मल्टीपल पर्पस है, और ये इसलिए भी है पद्मजा, अगर आप समझे, सिर्फ एक लेयर हमारी डिफेंस की काम नहीं कर रही है। हम लॉन्ग रेंज की जब बात करते हैं, S-400 की बात करते हैं, इसके अलावा हम जब बात करते हैं मिड लेवल के आकाश सिस्टम्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं एडी गन्स की बात करते हैं। कल के मिशन में मैं आपको बताऊं, एडी गन्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, खासतौर पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे टारगेट करने की इन्होंने कोशिश की, चाहे वो रजौरी हो, जम्मू हो या पुंछ हो, इन लोकेशंस पे भी एडी गन से इनके ड्रोन्स को मार गिराया। तो ये रिस्पांस टाइम है जो पाकिस्तान को शायद समझ में आ गया होगा कि अभी जो मैकेनिज्म है वो भारत का बहुत ज्यादा पुख्ता है, रिस्पांस बहुत ज्यादा कड़ा मिलने वाला है। आज जो सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है PL-15 का जिक्र किया जा रहा है। ढिल्लों साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? या मैं ऐड ये करना चाहता हूं जी कि हम अटैक की जो बात कर रहे हैं, रिटेलिएशन की, अब तो हमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि हम रिटेलिएट नहीं कर सकते। बड़ी क्लियरली हमने टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया था, उन्होंने हमारे अटैक किया, अब हमारे पास बन गया। लेकिन मैं अटैक का एक
कंसंट्रेटेड, बिकॉज मैं पंजाब का रहने वाला हूं, उनकी फौज में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा डोमिनेंट पंजाब है। हमारी फौजों को कर भी रहे हैं, हमारी तीनों सेनाओं को, तीनों विंग्स को सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए उनकी जो एसेट्स पंजाब में है, क्योंकि अगर जो रहती खुती थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो अगर पंजाब के कंसंट्रेटेड इनकी जो एसेट्स हैं उनको, उनके ऊपर हमला किया जाए तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है हमें कि बाकी एरियाज को छोड़ के ये कारपेट बॉम्बिंग जो हमने करनी है इस एरिया में, इनके पंजाब के एरिया में करें, ताकि करके ये उठ ना सके और डिमोरलाइज हो। अगली बात ये है, मैं सिर्फ अपने डोमेन के तौर पर एक ऐड करना चाहता हूं आपके थ्रू, कि हम जो सिविल डिफेंस के तौर पर ब्लैकआउट, सायरन्स, इसका अडॉप्ट कर रहे हैं, एक मैं आपकी तरफ से ऐड करना चाहता हूं कि भाई लार्ज गैदरिंग्स ना करें। बहुत अच्छा है कि इन्होंने आईपीएल को अभी सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। उसका कारण है कि बेशक आपका ब्लैकआउट होगा, लेकिन जीपीएस के कारण, इंटरनेट के कारण अगर एक जगह 500, 1000, 2000 मोबाइल डिवाइसेस चल रहे हैं, तो वो डार्क में भी, ब्लैकआउट के टाइम भी वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, और उसके लिए हम सॉफ्ट टारगेट बनने हैं। ये भी एक देखने वाली बात है, ये जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। वाइस मार्शल साहब, मैं ये जो बात सुमित ने बताई उसको कहते हैं प्रोब मिशंस। तो हम HQ9 डाउन कर पाए क्योंकि हमने जो प्रोब मिशन भेजे होंगे, पक्का भेजे होंगे, जो हमने फॉर एग्जांपल 22 तारीख से लेके जो हमने टाइम लिया करीब 15 दिन, हमने ये कुछ काम किया है चुपचाप, और इसमें बहुत अच्छी टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, जो हमने करके दिखाई है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दीज रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स हमने करे, हमने बोला कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, राजस्थान सेक्टर में एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी। उससे पहले हमने बोला हम आक्रमण कर रहे हैं जी सेंट्रल इंडिया में, लेकिन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव था कि हम इस सोनसो एरिया के टारगेट को हम टैकल करेंगे, और वो हमने करा बाय सेंडिंग प्रोब मिशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दैट इज हाउ वी कुड गेट। पाकिस्तान कुड नॉट गेट, पाकिस्तान ने प्रोब नहीं कर पाया हमारी कैपेबिलिटी को, लेकिन हमने करके दिखाया। इसीलिए हम HQ9 कराची और लाहौर, नॉट कराची, लाहौर एंड और कई सारी इस्लामाबाद और रावलपिंडी और सरगोदा का हम पता कर पाए। और ये दिखाता है हमारी ट्रेनिंग सही है। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग, इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत इंप्रूव हुई है, स्पेशली लास्ट 5 से 10 सालों में, क्योंकि हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ। हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके फॉरेन कंट्रीज के एरिया में, और अपने एरिया में फॉरेन कंट्रीज के साथ तालमेल के साथ। इसके बहुत भारी डिविडेंड मिले हैं हमको, और एक और धीरे धीरे निकल के आएगा नेक्स्ट फ्यू डेज में। और प्रोब मिशन की जो पूरी सक्सेस है वो तो सबके सामने ही है, लेकिन PL-15 इसका गिर जाना कितना जरूरी है? जो PL-15 रॉकेट अब पूरा एक हमें मिला है जनरल सिवाज, क्यों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है? देखो, PL-15 ये चाइनीज ओरिजिन का है, एयर टू एयर मिसाइल है, और ये जो डेटोनेट ही नहीं किया, ये सच्चाई है। इसका मतलब वो मिस फायर करके वो जैसे मिला है एक प्रकार ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं सब जाता है ये JF-17 इस्तेमाल किया गया था, और ये अपने टारगेट पे क्या, ये तो डेटोनेट भी करा और ये नीचे गिरा है, और वैसी ही कंडीशन में पाया गया है। तो ये सच्चाई है। अब आप देख लें ये इसकी क्या कैपेबिलिटी है, जो डेटोनेट ही नहीं कर पाया, एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। सच्चाई क्या है कि जो चाइनीज़ की सामान होता है उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया जाता है। जब उसका टेस्ट होता है, जब वो बैटल फील्ड में उसका इस्तेमाल करते हो, जब पाकिस्तान, ये चाइना भी बोलता है कि हमारे पास अब J-17 है और J-10C है या J-30 की बात है, हमारा 5th जनरेशन होगा, उन पे कोई बिलीव नहीं करता जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाए। और नॉर्मली इनके जो एयरक्राफ्ट है वो टाइम टेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान तो पूरा भरोसा करता है, उनके भरोसे का क्या सिला उनको मिला है ही नहीं ना, चॉइस नहीं है उनके पास। गरीब है, भूखे हैं, कटोरा लेते हैं, और कोई तो हथियार देता नहीं, चीन इनको दे देता है, और कोई तरीका नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुई है, ये अब हम अच्छे से देख पाएंगे। PL-15 का ऐसे इस हालत में पाया जाना बहुत अच्छा एडवांटेज है इंडिया के लिए। PL-15 इज द लेटेस्ट ऑफ द एयर टू एयर मिसाइल, जो चाइना अपने लेटेस्ट नए जो जहाज बन रहे हैं, जो स्टेल्थ वाले एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वगैरह, उसमें ऐड करने, उसमें आम करने की सोच रहा है। दूसरी बात ये, आज अगर जान हो तो हमारे रक्षा मंत्री ने मीटिंग करी है DRDO चीफ के साथ। वन ऑफ द डायरेक्टिव कुड हैव बीन नॉट टू, जितने भी इक्विपमेंट हमको मिल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका एनालाइज किया जाए,
और स्टडी किया जाए बाद में हम उसको कैसे उसकी जो खामियां हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। भले ही तकनीक हो, मोराल हो, या फिर अपने खुद के जो घर में पॉलिटिशियंस हैं उनका रिस्पेक्ट हो, फिलहाल तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हम भारत से हर एक खून के खतरे का बदला लेंगे। कितना बदला ले पाएंगे ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सेना के अधिकारियों से मुलाकात की है। तो एक बेहद अहम बैठक, आज ब्रीफिंग की है सरकार ने और उसके बाद तीनों सेना के जो चीफ्स हैं वो इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास में मौजूद थे। फिलहाल अड़ी में आज के लिए बस इतना ही। ये लगातार इवॉल्विंग सिचुएशन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।